हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ईवी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि है इनकम टैक्स के बेसिक्स का। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहेंगे। और ये वादा मैं आप लोगों से कर देता हूँ कि इनकम टैक्स की ऐसी ऐसी बातें आज आपको पता लगने वाली हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो मेरे साथ पूरा अटेंटिव होकर इस क्लास में बने रहिएगा। कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 85वां। इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सबको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पेपर 1 की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको दी जा रही है, उसके भी सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल दिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। जेआरएफ के और हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ आर ने आप लोगों को नारा दिया है, और अब वक्त आ गया है कि आप सभी इस नारे के पीछे दिलो जान से भाग रहे हैं। इनकम टैक्स के बेसिक्स पेपर 1 वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो। सभी जने जरूर बने रहिएगा। एबी गुरुजी का नाम है। सभी जने वादा भेज देंगे कि यस सर, पूरा आपके साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। फेसबुक का और टेलीग्राम का ये ग्रुप है, इन नाम को आप वहां पर सर्च करेंगे और सिंपली यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ग्रुप है, और हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम यहीं पर प्रोवाइड करवाते हैं, और एमसीक्यूज वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। डिस्कशन करना चाहते हैं, नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, तो ये भी उर्जी चैट ग्रुप स्पेशल स्टडी ग्रुप है, इसका हिस्सा बन जाइएगा। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने देखना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। दो नए आप लोगों के लिए क्विज के ग्रुप बना रखे हैं। पेपर 1 का अलग ग्रुप बना रखा है, पेपर 2 का अलग ग्रुप बना रखा है। हर दिन कम से कम 2 क्विज आपके लिए हर एक ग्रुप में शेयर की जाती है। यहाँ पर 2 क्विज, यहाँ पर 2 क्विज, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ग्रुप्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसका प्राइस 99 पर मंथ है, उसका प्राइस भी 99 पर मंथ है। अगर दोनों ही ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो 149 है, और ये इतना कम प्राइस इसीलिए रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर पाए, ठीक है ना। और अब वक्त नहीं है कि आप इनके बारे में कुछ भी सोचेंगे। तो प्राइस रखने के पीछे मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेने लग जाएंगे। बाकी तो और कोई हमने इसमें कोई कमाई वमाई नहीं करनी है। तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के जब आप सिलेबस को देखते हो तो इतना वाइड सिलेबस आपको दिया गया है कि सिर्फ इनकम टैक्स ही अगर मैं आपको डेप्थली कंप्लीट करवाने लगूं तो लगभग मेरे 4 से 5 महीने या 6 महीने पे कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, इतना लग जाएगा। जिसमें टॉपिक बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाले हैं इनकम टैक्स के। और यहाँ पर हमारे जैसे टीचर्स के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि स्टूडेंट इनकम टैक्स को मुश्किल सब्जेक्ट समझने लग जाता है, और इसके पीछे जो कारण है वो स्टूडेंट की सोच नहीं है। इसके पीछे कारण है उनको पहले मिले हुए टीचर्स। उन टीचर्स ने स्टूडेंट को इनकम टैक्स की जो बेसिक बातें पहले बतानी चाहिए वो नहीं बताया, और सीधा का सीधा हाथ आपका इनकम टैक्स के बीच में जाके दे दिया। तो अब उसमें क्या है, जैसे कोई गरम खिचड़ी है, उस खिचड़ी के अगर आप बीच में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन किनारे से थोड़ा खिचड़ी अगर आप लेते हैं तो वो आपको गर्म नहीं लगती, वो वहां पर थोड़ी ठंडी हो चुकी होती है। तो ऐसे ही इनकम टैक्स को किनारे किनारे से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि स्टूडेंट को ये समझाना कि इनकम टैक्स मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। पर मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी इस बात को समझ जाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग से इन चीजों को मैं निकाल दूं कि इनकम टैक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सारी चीजें टच कर करके मैं आपको बताऊंगा कि कितना गहराइयों में आपने इस टॉपिक के जाना है, कौन से टॉपिक को सिर्फ टच करके वापस आना है। तो हाँ जी, देखिए, इनकम टैक्स की ओर बढ़ने से पहले हमें बजट के बारे में सीखना पड़ेगा कि बजट का इनकम टैक्स के साथ में क्या रिलेशन है। आप सभी जने जानते हैं कि भाई साल में एक बार बजट अनाउंस किया जाता है, जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा। पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का राज था। तो ब्रिटिशर्स का जब राज था ना, उस वक्त में रूल यह बना रखा था कि बजट फरवरी मंथ के एंड में आएगा। अब एंड डेट या 28 होगी या 29 होगी, तो जो भी डेट सबसे लास्ट वाली होती थी ना, तो उस डेट में यहां पर बजट को अनाउंस कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन मोदी गवर्नमेंट आई। मोदी गवर्नमेंट ने इस रूल को यहां पर चेंज कर दिया हल्का सा। उसने बोला कि मैं फरवरी के लास्ट में नहीं लेकर आऊंगी, मैं फरवरी के फर्स्ट डे में लेकर आऊंगी।
तो सन 2017 से बजट जो है वो 1 फरवरी को आने लग गया। इससे पहले ये फरवरी के एंड में ही आया करता था, 28 और 29 जो भी तारीख वहां पर होगी। बात समझ में आ गई क्या? ये बेसिक सी चीज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। अब बजट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, रेलवे बजट होता है, किसानों के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ है, इनके लिए कुछ है, तो ये सब चीजें जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस बिल। इसके अंदर सबसे मेजर पार्ट आप कह सकते हो फाइनेंस बिल का होता है। और जब भी बजट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार करता है ना कोई न्यूज चैनल, तो उसमें 60% तक का एरिया जो है वो फाइनेंस बिल को ही डेडिकेट करता है, क्योंकि फाइनेंस बिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है कि गवर्नमेंट अब किस तरीके से टैक्स को कलेक्ट करने वाली है और पूरे भारतवर्ष में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो फाइनेंस बिल के अंदर यहाँ पे बताया जाता है कि क्या क्या टैक्स रेट्स अब रखी जाएंगी, किस तरीके से अब टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये एक तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करने वाला बिल हो जाता है। तो व्हेन वाली बात मैंने आपको बता दिया कि कब बजट आता है, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फाइनेंस बिल की है। इसे अनाउंस कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर अभी के लिए निर्मला सीतारमण जी, आप सभी इनको जानते हैं। एप्लीकेबल फॉर विच प्रीवियस ईयर, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर आ गए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर मैं इसके ऊपर बाद में जाऊंगा। पहले एप्लीकेबल की बात करता हूँ कि फाइनेंस बिल के अंदर जो स्लैब रेट बताई गई है वो कौन से ईयर से एप्लीकेबल होगी। जैसे मान लो 1 फरवरी 2020 को बजट आया, उसके अंदर बता दिया गया भाई 5 लाख तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से ऊपर पर 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। अब ये लगेगा तो बात कह दी, लेकिन एप्लीकेबल कब से होगा, कौन से फाइनेंशियल ईयर से होगा? अब फाइनेंशियल ईयर भी बोल दिया मैंने, प्रीवियस ईयर भी बोल दिया, दो नए टर्म आपके पास में आ गए। तो वो एप्लीकेबल कब होगा? जैसे मान लो 1 फरवरी 2020 को बजट आया ना, तो इसमें कही गई बातें जो फाइनेंस बिल की बातें हैं वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। ये यहाँ इस फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पर बात की जा रही है। अब मैंने आपके लिए 2-3 टर्म्स बोले हैं। एक तो बोला है प्रीवियस ईयर, सभी जने कॉपी में लिख लेंगे, प्रीवियस ईयर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है अकाउंटिंग ईयर। सर कितने ईयर होते हैं? हाँ बस इतने ही होते हैं। ये अलग अलग आपके पास में ईयर्स हैं। सबसे पहले हमने गर्दन पकड़ लीजिए असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या है? देखो जी, मैं काम कर रहा हूं, पूरे साल भर काम किया, तो कहीं ना कहीं तो पूरे साल भर का मुझे हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा, उसी के लिए तो सर आपके पास में पूरा साल होता है। जी हाँ, पूरे साल भर मैंने काम किया, तो एक हमने थ्रेशोल्ड लगा दी भाई 31 मार्च तक आप अपने काम को बंद कर देना एक बार के लिए, वहां तक की लिमिट आपने तैयार करनी है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? 1/4 से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत यहाँ पे की 31 मार्च को बंद कर दिया। तो आप सब जानते हैं कि 31 मार्च को अगर बंद किया जा रहा है तो इसका हिसाब किताब 31 मार्च के बाद में किया जाएगा ना, या 31 मार्च से पहले ही आप 31 मार्च तक का हिसाब कर लोगे? नहीं सर, 31 मार्च तक का हिसाब तो 31 मार्च के बाद में किया जा सकता है, 31 मार्च से पहले कैसे कर लेंगे? तो जब आप हिसाब किताब करने जा रहे हो 31 मार्च के बाद वाले साल में जा रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो? सर असेसमेंट ही कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेसमेंट करना, जांच पड़ताल करना, हिसाब किताब करना। तो जिस साल का हिसाब किताब हम अगले सालों में करते हैं वो साल हमारे पास में असेसमेंट ईयर हो जाता है। मान लीजिए 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के हमने खातों का हिसाब किताब करना है, इनकम टैक्स का ब्यौरा हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। तो इसका हिसाब किताब हम कम करेंगे 1 अप्रैल 2021 से हम इसका हिसाब किताब करना शुरू करेंगे, और इसी साल के अंदर हम इसका हिसाब किताब करेंगे। तो हिसाब किताब हम कर रहे हैं जिस साल में, वो हो गया हमारे पास में असेसमेंट ईयर, और जिस साल का कर रहे हैं वो हमारे पास में हो गया है फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर ये आपके लिए एक ही चीज हो गई है। इन दोनों का अगला साल जो हमारे पास में रहता है वो असेसमेंट ईयर रहता है। तो जिस साल में हिसाब किताब कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर, और जिस साल का हिसाब किताब कर रहे हैं वो हमारे पास में प्रीवियस ईयर हो जाता है।
बात समझ में आ गई क्या? तो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रीवियस ईयर वर्ड लिख दिया गया है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर देखने को नहीं मिलता, वहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर इन दो टर्म्स को ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बुक्स के अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर देखने को मिलेगा, खास तौर पर असेसमेंट ईयर आपके साथ में बात की जाएगी, क्योंकि हिसाब किताब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में होता है। बात समझ में आनी शुरू हो चुकी होगी? जी हाँ सर। अभी मैंने आपके साथ में बात की भाई 1/4/2020, तो आप ये बताओ भाई 1/4 से ही शुरू क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो जाएगा? 1 जनवरी से क्यों नहीं शुरू होता फाइनेंशियल ईयर, 1/4 से क्यों शुरू होता है? तो इसके पीछे मैं आपको सीधा सीधा कारण बता देता हूँ भाई। जो एक्ट है हमारे पास में वो तो 1961 में आया था, लेकिन बिजनेस तो लोग इससे पहले भी करते आ रहे थे ना, बुक्स तो इससे पहले भी लोग बनाते जा रहे थे। तो उस वक्त में भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो चैत्र महीना है, जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आप लोग पढ़ते हो ना हिंदी वाले महीने, उसमें चैत्र महीना जो है वो इंग्लिश वाले के चौथे महीने के बीच में कहीं आता है। तो अब यहाँ पर उन सब लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर चौथे महीने से ही शुरुआत कर दी गई फाइनेंशियल ईयर की। बात समझ में आ गई कि ये यहाँ पर इसके लिए छोटा छोटा लॉजिक है। अब फाइनेंशियल ईयर की बात चली है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए मुझे आरबीआई का ईयर जो है वो कब से लेके कब तक होता है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सारे जना लिखना शुरू कर दें। चलो जी, यहाँ पर मैंने आपके साथ में बात की, अच्छा वहां पे कैलेंडर ईयर रह गया था, कैलेंडर ईयर जनवरी से लेके दिसंबर तक का होता है, ये तो सीधी सीधी बात यहाँ पर है। तो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, एक ही बात यहाँ पर होगी है। प्रीवियस ईयर नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि असेसमेंट ईयर के साथ में रिलेशन उसका होता है। असेसमेंट ईयर हम जिस साल में कर रहे हैं, असेसमेंट जिस साल में कर रहे हैं उससे पहले वाले साल का हिसाब किताब वहां पर हो रहा है, तो पहले वाले साल यानी कि प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर उससे अगले साल वाला। बात समझ में आ गई होगी? जी हाँ सर, बात समझ में। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया है। फाइनेंस बिल, ये मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंस बिल के अंदर सारी चीज आपको बताई जाती है, क्या चीज अब रेट लगेंगी, किस तरीके से अब किया जाएगा, कौन सी डिडक्शन बढ़ाई गई है घटाई गई है, सब चीज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब बात करते हैं भाई रिटर्न को चेक कौन करता है। तो रिटर्न पर जाने से पहले आपको रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए भाई इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई आईटीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ पर रिटर्न जो है, आप कहेंगे सर रिटर्न का मतलब तो वापस करना होता है, तो इनकम टैक्स वापस कर रहे हैं या इनकम टैक्स का क्या मतलब सिस्टम क्या है सर, रिटर्न का वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिटर्न मतलब रिटर्न वर्ड का मतलब रिपोर्ट से होता है। यहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हो किसको? इनकम टैक्स विभाग को। किस चीज का? अपने हिसाब किताब का, कि आपने क्या इनकम यहाँ पर कमाई है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट यहाँ पर आप कर रहे हो इनकम टैक्स के विभाग को। तो ये रिटर्न, ये रिपोर्ट आप इनकम टैक्स विभाग को यहाँ पर सबमिट करते हो। तो आपने अपनी रिटर्न यहाँ पर सबमिट कर दी, तो उसे चेक कौन करेगा? तो आप लोगों को बता दूं कि 100% रिटर्न यहाँ पर कौन चेक करता है? चलो आप बताओ मुझे, 2 मिनट का वक्त आपको देता हूं, आप बताओ कि रिटर्न कौन चेक करता है? आपने रिटर्न इनकम टैक्स विभाग को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सबमिट कर दी है, तो आपकी रिटर्न कौन चेक करेगा? बताओ। चलो जी, आप सबने लिखा होगा, या तो असेसिंग ऑफिसर लिखा होगा, आईटीओ लिख दिया होगा, टीआरओ लिख दिया होगा, इंस्पेक्टर लिख दिया होगा, सीआईटी लिख दिया होगा, सारी चीजें लिख दी होगी। लेकिन आप सब में से कुछ एक स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लिखा होगा कि सर 100% रिटर्न जो है वो कंप्यूटर चेक करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी, कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पर है जी, कंप्यूटर है भाई। करोड़ों में रिटर्न होती है, मैनुअल फोर्स यहाँ पर नहीं लगा सकती है गवर्नमेंट करोड़ों रिटर्न को यहाँ पर चेक करने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके लिए कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग के साथ में है। अब वो जो सिस्टम है हमारे पास में उसको कहते हैं कास। इसकी फुल फॉर्म आप लोग जरूर अपने पास में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो कंप्यूटर सिस्टम इनकम टैक्स विभाग ने अपने पास में लगा रखा है, जो 100% रिटर्न को यहाँ पर चेक करता है, वो है कास का सिस्टम, ठीक है ना। तो उसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, ठीक है ना। कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, ये कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करता है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि 100% रिटर्न में से 5 से 6% रिटर्न ऐसी अलग से छांट कर दे देता है इनकम टैक्स विभाग को कि इन पर आप अपनी कड़ी दृष्टि यहाँ पर डाल दीजिए,
इन रिटर्न के अंदर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर में आ रही है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से बताता हूं। कास सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स विभाग को मदद करता है 5-6% ऐसी रिटर्न निकालकर कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम कास सिस्टम को देखने को मिल रही है जिसमें इनकम टैक्स विभाग को चूना लगाने का प्रयत्न एसएससी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग को और इनकम की गुंजाइश यहाँ पर की जा रही है। बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है क्या? ज्यादा गहराइयों में हम नहीं जाएंगे। तो वो जो रिटर्न यहाँ पर 5 से 6% निकाल कर दे दी गई है वो किसे दे दी जाती है? एओ को यहाँ पर सौंप दी जाती है। एओ की फुल फॉर्म आप अपने पास में लिख लीजिए, असेसिंग ऑफिसर। ठीक है ना, असेसिंग ऑफिसर। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है जो असेस करने का काम कर रहा है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करने का जो काम कर रहा है वो असेसिंग ऑफिसर है। अब असेसिंग ऑफिसर कोई व्यक्ति है या असेसिंग ऑफिसर किसी पोस्ट का नाम है? जल्दी से बताना शुरू करें। हाँ जी बताओ जी, बताओ। चलो जी चलो जी चलो जी, जल्दी से बताना, लिखेंगे, जल्द शुरू करेंगे। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलो यहाँ पर मैं खुद बताता हूँ। तो देखिए, असेसिंग ऑफिसर जो है वो एक पोस्ट का नाम है यहाँ पर, ठीक है। इस पोस्ट के अंदर आपके पास में 3 अलग अलग व्यक्ति या 3 अलग अलग रैंक आपके पास में हो जाता है। ये आपके पास में है रैंक 1, ये है आपके पास में रैंक 2 अथॉरिटी, और ये है रैंक 3 अथॉरिटी। रैंक 1 में आपके पास में आता है जेसी। जेसी की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट कमिश्नर। इनकम टैक्स विभाग की बात कर रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट में मत चले जाना, ठीक है ना। ज्वाइंट कमिश्नर। यहां पर है हमारे पास में एसी और डीसी। असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, फुल फॉर्म इसकी लिख लें। यहां पर रैंक 3 में हमारे पास में आता है आईटीओ। ये होते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो जो 5 से 6% रिटर्न आपके लिए निकाली गई है ना अलग, वो इन 3 रैंक में बांट दी जाती है। सर बांटी किस आधार पर जाएगी? आप अपने कॉमन सेंस से सोचो, किस आधार पर बांटी जाएगी? जो बड़े यहां पर घोटाले नजर में आ रहे होंगे वो रैंक 1 को दे दिए जाएंगे, जो थोड़े से कम लेवल के होंगे वो रैंक 2 को दे दिए जाएंगे, और जो सबसे नीचे के लेवल के होंगे वो रैंक 3 को दे दिए जाएंगे। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब मैं आपके साथ में एक जनरल साइंस की बात करता हूं कि आपका एक एग्जाम होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का। जब आप आईआरएस के एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप बताओ कौन सी पोस्ट पर यहां पर चले जाओगे? रैंक 1 की पोस्ट पर जाओगे, रैंक 2 पर जाओगे, या रैंक 3 पर लगोगे? हाँ जी बताना शुरू करें। चलो जी। देखो मैं बताता हूं आपको, रेवेन्यू सर्विसेज बहुत छोटा एग्जाम नहीं होता, एक बड़ा एग्जाम है। तो यहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है रैंक 2 में, एसी डीसी की पोस्ट यहां पर दी जाएगी, ठीक है ना। एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ में थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं इसके बारे में, थोड़ी सी गहराइयों में और ले जाता हूं मैं आपको। यहां पर देखो जी, क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे ऊपर आपके पास में होती है सीबीडीटी, इसकी फुल फॉर्म लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद में इससे नीचे जो डिपार्टमेंट है आपके पास में वो है सीसीआईटी। इसके नीचे जो डिपार्टमेंट है आपके पास में वो है सीआईटी। इसके नीचे जो आपके पास में आता है वो है जेसी, एसीडीसी और आईटीओ। और इससे नीचे की ओर आप जाते हैं तो वो टीआरओ, इंस्पेक्टर वगैरह है, वो आपके लिए काम का नहीं है। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी था तो मैं आपके लिए इसको लेकर आया खास तौर पर। जेसी ज्वाइंट कमिश्नर, एसीडीसी असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर, 2 अलग अलग पोस्ट हैं, बराबर की रैंक है। आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर, ये हो गए असेसिंग ऑफिसर। ये तीनों कौन है? ये असेसिंग ऑफिसर है। सीआईटी है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसकी फुल फॉर्म। सीसीआईटी है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और सीबीडीटी आप लोग जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यहां पर हमारे पास है। सीबीडीटी में कौन बैठता है? हमारे एफएम बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बैठते हैं। सबसे टॉप की अथॉरिटी हमारे पास में, जो नोटिस वगैरह सारा कुछ निकालने का काम करती है, जो आपके लिए नोटिफिकेशन वगैरह निकालती है, अब ये कर दिया वो कर दिया। तो एफएम सीबीडीटी के अंडर में सीसीआईटी काम करता है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुपरवाइजर का काम करता है सीआईटी के ऊपर, कि सीआईटी किस तरीके से काम करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किस तरीके से काम करता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एओ के ऊपर सुपरवाइजिंग का काम करता है, और खास तौर पर जेसी के ऊपर, क्योंकि जेसी इन दोनों से ऊपर के रैंक पर काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा गहराइयों में मत जाना, ऊपर तौर पे बता रहा हूं।
CIT के पैरेलल हमारे पास में एक और डिपार्टमेंट है CIT अपील का। CIT लिखा होता है और ब्रैकेट में है अपील। होता क्या है कि असेसिंग ऑफिसर जो 5 से 6% रिटर्न छांटकर जेसी ACDC ITO को दे दी गई, तो उसमें मान लो कि मैं मेरी रिटर्न भर दी थी और काश ने मेरी रिटर्न को अलग से निकाल दिया, भाई इस रिटर्न को खास तौर पे चेक कर लिया जाए। तो अब असेसिंग ऑफिसर जो था, मैंने खर्चा डाल रखा था कि मैं गोवा गया था और कोई बिजनेस डील करने के लिए, और उसमें मेरे 2 लाख का एक्सपेंस लग गया। अब एओ इस चीज से खुश नहीं हुआ। कहीं उसने कहा कि भाई तुम गोवा में तो घूमने गए थे, तुमने जानबूझकर इसको बिजनेस में डाल दिया, हम तो इसको 2 लाख रुपए का आपकी इनकम मानेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो इसको प्रूफ कर सकता हूँ, आप ऐसे कैसे इसको इनकम में इंक्लूड कर दोगे, मेरे पास में सारे बिल्स हैं, मैं इस चीज को प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं बिजनेस डील के लिए गोवा गया था, घूमने नहीं गया था। तो एओ जो है वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, उसने मेरी इनकम में जोड़ के मेरा टैक्स बना दिया। मैं हो गया बहुत निराश, लेकिन मुझे पता लगा कि इन सबसे ऊपर एक रैंक है जहां पर जाकर मैं अपील कर सकता हूं। तो मैं अपील कहां पर करूंगा? CIT पे जाकर करूंगा। मैं कहूंगा भाई आपके जो एओ है ना वो मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात सुनो और मेरे टैक्स को यहाँ पर खत्म करो। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, क्या तरीका होता है, क्या फीस होती है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस मैं आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब यहाँ पर सिस्टम है। तो ये सिस्टम आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। कास का जो सॉफ्टवेयर है जो 5 से 6% रिटर्न आपके लिए अलग से निकालता है, इनकम टैक्स विभाग के लिए, आपके लिए नहीं, इनकम टैक्स विभाग के लिए, तो वो उसमें ये देखता है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी उसे नजर में आती है। जैसे मान लो कि किसी साल में मैंने कोई इनकम कर ली थी और उस इनकम पे मेरा काफी सारा टैक्स बन रहा था, तो मैंने अपना टैक्स को बचाने के लिए उस इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा दिया और उसके अगेंस्ट में कुछ खर्चे क्लेम कर लिए। तो एक साल बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा दिया और अगले साल जाकर मैं फिर से वही सैलरी वाली इनकम दिखानी शुरू कर गया। तो कास का सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसी चीजों को खास तौर पे छांटता है। उसको पता लग जाता है भाई टैक्स को बचाने के लिए असेसी ने किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी इनकम को कुछ दिखा दिया और किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ और दिखा दिया। तो यहां पर खटकने वाली जो बात आ जाती है ना, तो कास का सॉफ्टवेयर निकाल कर उसे बाहर कर देता है और कहता है कि इस पर मैन्युअली नजर डाल दो। अब असेसिंग ऑफिसर उस पर मैन्युअली नजर जब डालता है तो उसे पता लग जाता है भाई यहाँ पर तो जो है वो झोल है, फिर वो उस आधार पर नोटिस जारी कर देता है। तो आप जब भी कोई नोटिस देखें तो उसके नीचे आप देखेंगे जनरेटेड बाय कास लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये वैसे ही नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। तो ये बेसिक बातें मैंने आपके साथ में आज डिस्कस की है। ऊपरी तौर पर आपको इनकम टैक्स के बारे में पता लग गया होगा कि क्या इनकम टैक्स विभाग होता है, किस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है। चलो रिटर्न के बारे में भी आपको बताता हूँ। मैं एक बार अपने ऑफिस में बैठा हूँ और ये रहा मेरा ऑफिस। इस ऑफिस में यहाँ पर मेरे कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरे ऑफिस का दरवाजा है, यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम स्टाफ बैठे हैं। कोई व्यक्ति आया और बोला कि मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवानी है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसके साथ में क्या होगा कि क्या आपने, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपने पहले कभी रिटर्न भराई है? क्या आपने पहले कभी रिटर्न भरवाई है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। उसमें इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर ये देगा हाँ और दूसरा आंसर देगा नहीं। अगर हाँ इसने आंसर दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसने पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरवाई है। इसका मतलब ये कि इसने अपने आप को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर करवा रखा है। इसने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके माथे पर कोई मोहर लगी होगी, इसका पैन जो है वो वहां पर रजिस्टर होगा, यानी इसका रिकॉर्ड जो है वो इनकम टैक्स विभाग के पास में ऑलरेडी होगा। तो हमें कुछ नहीं खास करना पड़ेगा। इसकी जो इनकम होगी वो ITR फॉर्म के अंदर भरकर सीधा इनकम टैक्स विभाग को सबमिट करनी होगी। इतना सा काम हमने करना होगा। अगर उसने बोल दिया नहीं जी हम तो रजिस्टर नहीं है, हमने कभी रिटर्न नहीं भरी, तो मुझे उससे सबसे पहले पैन की मांग करनी पड़ेगी। आज मैंने क्वेश्चन भी आपसे इसके बारे में पूछा था, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो पैन है हमारे पास में। परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है और यही आपके नाम से इनकम टैक्स विभाग कभी भी नहीं जानता आपको, आपके पैन नंबर से आपको जानता है इनकम टैक्स विभाग। कभी भी नोटिस जारी किया जाएगा तो उसमें पैन नंबर सबसे खास तौर पर लिखा होगा। बिना पैन नंबर के कोई नोटिस आज तक जारी नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। नाम के आधार पर कभी नोटिस जारी होएगा भी नहीं। तो पैन मैं सबसे पहले उससे पूछूंगा, उसका पैन यहां पर अप्लाई किया जाएगा। पैन नंबर जब आएगा फिर उस पैन नंबर को मैं यहां पर इनकम टैक्स विभाग की साइट पर रजिस्टर करवाऊंगा।
रजिस्टर करवाने के बाद में मेरे पास में ऑप्शन आएगा कि इस पैन को आप आधार कार्ड के साथ में लिंक करवा दो। वो लिंकिंग किस लिए होती है और क्या उसके मायने, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बस आधार कार्ड के साथ में लिंकिंग करनी होती है। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो टाइम लिमिट यहाँ पर 31 दिसंबर तक की कर रखी है, तो उसको एक बार गोली मार दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैन है, तो पैन को रजिस्टर करवा दी और उसके बाद में ITR फॉर्म के अंदर उसकी इनकम को भर के मैं उसके रिटर्न को सबमिट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास में सीधा सा स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। और इनकम टैक्स के ये बेसिक्स थे डियर आज आपके साथ में। रेजिडेंशियल स्टेटस का एक टॉपिक आपके लिए इनकम टैक्स की इस यूनिट के अंदर जोड़ा गया है, लेकिन उस टॉपिक को मैंने पहले ही कवर करवा दिया है। तो आप जब इनकम टैक्स की इस प्लेलिस्ट को देख रहे होंगे तो उसमें आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो देखने को मिलेगी, उसमें जो डे होगा वो काफी पहले का होगा। आज का जो हमारे पास में स्टडी का डे है वो है 85वां, लेकिन जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो देख रहे होंगे तो वो काफी पहले की होगी। तो आप ये घबरा मत जाना कि अचानक 85 के बाद में ये पहले वाला लेक्चर कैसे आ गया। तो इस लेक्चर के जस्ट बाद मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाला लेक्चर उस प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा और 86वां लेक्चर आपके लिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए हो जाएगा। बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये ग्रुप बनाए गए हैं क्विज वाले, तो इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट अब आप लोगों के लिए है। 16 सितंबर से एग्जाम है, एग्जाम सिर पर है, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है जल्दी से मुझे बताना, यहाँ पर शुरू कर देंगे। पेटीएम नंबर आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, यूपीआई आईडी बता दी गई है। अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ मदद की है, आपको कुछ सिखाया है, तो आप इन नंबर्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद यहाँ पे स्टूडेंट का करना चाहता हूँ। हाँ जी, आने वाले समय में उन सब स्टूडेंट के नाम भी यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यूं ही जाया नहीं जाएगा, आपका नाम भी यहाँ पर लिया जाएगा। हाँ, तो ये था 85वें दिन का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी होंगी और अपने पास कॉपी में नोट डाउन भी इन सब चीजों को किया होगा। ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ज्यादा गहराइयों में जाने का प्रयास मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। जितना जितना आपको बताया उतना उतना ही आपके लिए सुनना जरूरी था, ठीक है ना। ज्यादा गहराइयों में जाओगे तो फिर फंस जाओगे और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अराइज हो जाएंगे। अभी के लिए हमने कंसंट्रेट नेट के एग्जाम पे रखना है और बेसिक्स जो जरूरी थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। तो इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करना कोई भी मत भूलना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में, जितने भी आप लोगों का अवेलेबल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी जान पाए कि इनकम टैक्स की यूनिट यहाँ पर एबी गुरुजी चैनल ने फ्री में शुरू करवा दी है और बेसिक्स आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।